अस्सलाम एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था और उसकी एग्जांपल्स हम लोगों ने डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि उन फंक्शंस को हम लोग किस तरह से आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मसलन हमने फंक्शंस को क्यों इम्प्लीमेंट किया था। अगर हमें एक कोड को बार बार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो कोड बार बार लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन की फॉर्म में, एक फैक्ट्री की फॉर्म में बना लेते हैं और जहाँ पे भी उसको इस्तेमाल करना होता है हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। अब कंसिडर करें कि आपके पास इस तरह से अलॉट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जिसमें सपोज कि आप कोड बना रहे हैं, आपके कोड के अंदर 20, 50, 60, 100 के करीब फंक्शंस हैं किसी प्रॉब्लम से रेलिवेंट। तो उन फंक्शंस को आप लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि उनमें से कुछ फंक्शंस हैं वो रिथमेटिक्स के होंगे, कुछ फंक्शंस हैं वो अलजेब्रा से रेलिवेंट होंगे, कुछ फंक्शंस हैं वो सपोज किया प्लॉटिंग से रेलिवेंट होंगे। इस तरह के जो फंक्शंस को हम लोग इकट्ठा करके एक क्लास का नाम दे देते हैं। सपोज इसमें इसको हम लोग लेमैन के तौर पे अगर समझना चाहें, अगर हम लोग अपने आप को एक फंक्शन अज्यूम करें तो हम लोग एक तमाम फंक्शंस कलेक्टिवली मिलके एक क्लास बना रहे हैं जिसको हम लोगों ने एआई की क्लास का नाम दिया है। ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर जो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग एक ग्रुप की फॉर्म में तश्कील देते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं और वो जो फंक्शंस हैं जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा करके उसको हम लोग एक क्लास का नाम दे देते हैं। मतलब अरिथमेटिक्स के जो फंक्शंस होंगे उसको हम लोग अरिथमेटिक क्लास का में स्टोर करवा देंगे। सिमिलरली सपोज किया जो आपके पास प्लॉटिंग से रेलिवेंट है उसको हम लोग प्लॉटिंग से रेलिवेंट क्लास के अंदर स्टोर करवा देंगे। इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स जो क्लास की हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से मैनिपुलेट करना है, वो सारे के सारा डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन एलेबोरेट करूंगा। सो फर्स्ट क्लास, अब इसका जो सिंटेक्स है, जो मेथड है लिखने का, जिस तरह से हम लोग फंक्शन के शुरू में ये DEF लिखते हैं, सिमिलरली जब हम लोगों ने क्लास डिफाइन करनी होती है तो क्लास के शुरू में यहाँ पे क्लास टाइप करेंगे और उसके बाद अगेन जैसे फंक्शन का नाम रखते वक्त हम लोग एक कीवर्ड है या एक से ज़्यादा कीवर्ड हैं, वर्ड्स हैं, तो देन उनको हम लोग इकट्ठा या अंडरस्कोर की मदद से ज्वाइन करेंगे। क्लास, देन यहाँ पे आपके पास नेम आएगा और यहाँ पे आपके पास फर्दर कॉलन आ जाएंगे। अब इसके अंदर नीचे ये तमाम के तमाम फंक्शंस या ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये क्या चीज़ें हैं, मैं इनको वन बाय वन आपको एलेबरेट करता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि जो क्लास है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। क्लास क्या है आपके पास, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं क्लास जो है वो आपके पास कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट फंक्शंस हैं। जो एक टाइप के फंक्शंस हैं उसको इकट्ठा करके एक क्लास का नाम दे दिया, दूसरी क्लास के जो फंक्शंस हैं उसको इकट्ठा कर करके दूसरी क्लास का नाम दे दिया। एंड अज्यूम करें कि अब इसके अंदर हमने कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड का नाम भी देते हैं। फंक्शन को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर क्या नाम देते हैं, मेथड का नाम भी देते हैं। अब मेथड अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि शुरू में हम लोग लिखेंगे डी ई एफ आर डिफाइन और उसके बाद स्पेस फंक्शन का नाम। और ये जो सेल्फ एक कीवर्ड है वो जिस क्लास में आप होंगे ये उसका इंटरनल वेरिएबल बन जाएगा। मसलन वेरिएबल से क्या मुराद है, जब हम लोग लिखते हैं A = 10 या B = 30, तो एक जो ए है वो आपके पास एक ऐसा वेरिएबल है। ए जो है सपोज आप लिखते हैं A = 10 एंड सिमिलरली बी लिखते हैं B = 30 है। तो ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास वैल्यू 10 है, बी एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास वैल्यू 30 है। तो यानी कि ए और बी जो हैं वो इनिशलाइज्ड हुए हुए हैं 20 और 10 और 30 के साथ। ए और बी इनिशलाइज्ड हुए हैं किन के साथ, 10 और 30 के साथ। अब सिमिलरली जब आपने इस रेक्टेंगल क्लास के इंटरनल फंक्शंस को इस्तेमाल करना है तो इस रेक्टेंगल का आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल क्लास का क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो इसके इंटरनल फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए होगा। इसको हम लोग इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं, कंसिडर ये जो क्लास है वो आपके पास ईरान है।
एक कंट्री है, आपने वहाँ के रिसोर्सेज अगर यहाँ पे एक्सेस करने हैं तो आप क्या करेंगे, ईरान के एम्बेसडर से बात करेंगे और वो एम्बेसडर आपको वहाँ से वो रिसोर्सेज क्या करेगा, अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, अगर वो आपको उसके ऊपर उनको कोई पाबंदी नहीं होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपको वो वहाँ से परचेज करवा के आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, थ्रू योर गवर्नमेंट ईटीसी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने रेक्टेंगल क्लास के इन फंक्शंस को बाहर एक्सेस करना है तो देन उस क्लास का हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। बट जस्ट टू जो है ना मेक अ डिफरेंस विद सिंपल वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल में आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू 10 है। सिमिलरली जब आपने रेक्टेंगल क्लास का वेरिएबल बनाना है, सपोज रेक्ट इज इक्वल टू, आपने ये भी कर दिया, इसको भी हम थोड़ी देर तक समझते हैं। बस यहाँ पे वर्ड जो चीज़ समझनी है फॉर द टाइमिंग वो ये है कि हमें रेक्टेंगल क्लास के इंटरनल फंक्शन जो भी हैं उनको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब एक एक्सटर्नल वेरिएबल है और दूसरा उस क्लास के अंदर एक इंटरनल वेरिएबल होगा। वो इंटरनल वेरिएबल होगा वो सेल्फ के नाम से होगा। जो इंटरनल क्लास के अंदर, क्लास का इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो है इंटरनल इन्वायरमेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। इसके अंदर अंदर आपके पास क्या है, जो इंटरनल वेरिएबल है वो कौन सा है, सेल्फ है। सेल्फ की मदद से आप इसके इंटरनल वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी, अब मैं ये मेथड हमने डिफाइन किया इस क्लास के अंदर, रेक्टेंगल क्लास के अंदर उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए। एरिया जब वो कैलकुलेट करेगा तो वो रेक्टेंगल की लेंथ को यूज़ करेगा और उसकी विड्थ को यूज़ करेगा। रेक्टेंगल आपके पास क्या होती है, पैरेललोग्राम टाइप होती है। स्क्वायर स्क्वायर के अंदर आपके पास क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर चारों साइड्स बराबर नहीं होती, आमने सामने वाली बराबर होती हैं। ठीक है, सो आपके पास लेंथ और विड्थ आ जाएगा, उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये आपने मैथमेटिक्स में इवन मैट्रिक लेवल के ऊपर पढ़ी होगी। सिमिलरली अगर आपने उसका पेरीमीटर डिफाइन करना है तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस फिर लेंथ, फिर आपके पास क्या आ जाती है, विड्थ। तो इस लेंथ और विड्थ दोनों को ऐड करवा के 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रेक्टेंगल क्लास के हमने दो फंक्शंस बना लिए हैं, एक एरिया के नाम से और दूसरा पेरीमीटर के नाम से। नाउ कमिंग टुवर्ड्स व्हाट इज दिस, ये आपके पास बिल्कुल फंक्शन की तरह ही डिफाइन होता है। यहाँ पे आके हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डबल अंडरस्कोर है यहाँ, INIT से पहले डबल अंडरस्कोर, INIT के बाद आपके पास फिर डबल अंडरस्कोर है। ये बेसिकली इस क्लास का, रेक्टेंगल क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या करता है, इंटरनल वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इंटरनल वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाता है। देखिए, अब इनिशियलाइज कैसे करवाएगा, इसको हम दो वैल्यूज देंगे, लेंथ और विड्थ, और ये सेल्फ यानी कि इंटरनल जो उसका वेरिएबल लेंथ होगा उसको असाइन हो जाएगी लेंथ, और जो सेल्फ का विड्थ वेरिएबल होगा उसको, जो बाहर से आने वाली विड्थ है वो असाइन हो जाएगी। सो जो इन ये जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा कैसे डिफाइन होगा क्लास का, आप दो अंडरस्कोर INIT और उसके बाद फिर अंडरस्कोर और उसके आर्गुमेंट के अंदर सेल्फ कोमा, जो भी आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने हैं वो यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, अब पहला वेरिएबल उसके सेल्फ के वेरिएबल के पास, दूसरा वेरिएबल सिमिलरली सेल्फ के वेरिएबल के पास चला जाएगा, एंड सो ऑन। और जब ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये डिफाइन होता है INIT के दोनों साइडों के ऊपर अंडरस्कोर के साथ। और जब हम लोग इस क्लास का वेरिएबल बनाएंगे तो उस वक्त ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब इस क्लास का क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे उस क्लास में, उसका फिर आपके पास क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मसलन जैसे यहाँ पे देखें हमने आके किया रेक्ट 1 इज इक्वल टू रेक्टेंगल, जब ये रेक्टेंगल लिखेंगे तो उसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला INIT। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, और रेक्टेंगल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आप कितनी वैल्यूज पास कर रहे हैं, दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, एक लेंथ और दूसरा आपके पास क्या है, विड्थ है। तो आप यहाँ पे 10 पास कर रहे हैं और 5 पास कर रहे हैं। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये 10 किसको मिल जाएगा, लेंथ को मिलेगा, और 5 जो है वो आपके पास किसको मिलेगा, विड्थ को मिलेगा। और ये लेंथ फिर आगे किसको जा
के इस क्लास के इंटरनल वेरिएबल लेंथ को चली जाएगी, और जो विड्थ है वो इस क्लास के इंटरनल वेरिएबल विड्थ के पास चली जाएगी। राइट से वैल्यू लेफ्ट की तरफ स्टोर होंगी। तो यानी कि जब आप ये वाला आपके पास कंस्ट्रक्टर है, ये क्या कर रहा है, इस इन इंटरनल वेरिएबल्स को इनिशलाइज करवा रहा है उनके साथ जो वैल्यूज बाहर से आएंगी। बाहर से कौन सी आ रही हैं, ये लेंथ और विड्थ आ रही हैं। ठीक है। और और ये कब कॉल होगा, कब इस्तेमाल होगा, जब आप इसका वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। यानी कि जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे या उसका उस क्लास का वेरिएबल बना रहे होंगे। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का नाम ज़रूरी नहीं है कि आपने रेक्ट वन रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट के नेम से क्लास का नेम प्रिवेल करना चाहिए। ऑब्जेक्ट के नेम से क्या होना चाहिए, क्लास का नेम प्रिवेल करना चाहिए। सो अगेन, अब जब आप लोग अब सपोज किया हम लोग ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, हम लोग वेरिएबल इस वजह से बना रहे हैं कि हम लोग इस क्लास के फंक्शंस को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, उनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। तो उन उन फंक्शंस को अगर इस्तेमाल करना है तो देन हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाते वक्त उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि आपने इस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। डबल अंडरस्कोर INIT डबल अंडरस्कोर, और फिर वहाँ पे आप दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब अब आपके पास 10 लेंथ के पास जाएगा, और उस लेंथ से होता हुआ सेल्फ डॉट लेंथ में चला जाएगा, और 5 आपने विड्थ में पास किया है तो विड्थ से होता हुआ सेल्फ डॉट विड्थ में चला जाएगा। जब मैं इस रेक्ट वन के जरिए इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो जो सेल्फ डॉट लेंथ के पास लेंथ आई होगी मल्टीप्लाई करवा देगा सेल्फ डॉट विड्थ के पास जो विड्थ आई होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू हमें वापस क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा। एंड सिमिलरली रेक्ट वन के साथ जब मैं पेरीमीटर को एक्सेस करूंगा डॉट लगा के, तो देन उसमें वो लेंथ और विड्थ को क्या करेगा, ऐड करवा के 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा और आंसर को क्या कर देगा, रिटर्न करवा देगा। सो यहाँ पे देखें, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्ट वन। वो रेक्ट वन किस क्लास का वेरिएबल है, रेक्टेंगल क्लास का वेरिएबल है। ठीक है। तो जब इसके साथ डॉट लगाएंगे तो हम लोग इस रेक्टेंगल क्लास के वेरिएबल्स को क्या, फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे एरिया पास किया। अब देखें एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे लेंथ और विड्थ पास कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एरिया के अंदर हम लोग कोई भी साथ आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे थे। तो इस वजह से फंक्शन जब यहाँ पे कॉल हो रहा है तो उसके आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। एंड सिमिलरली पेरीमीटर के साथ भी हम लोग यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे, तो वो पेरीमीटर भी क्या रहेगा, यहाँ पे खाली रहेगा। तो जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे 10 और 5 को वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करवा के आंसर प्रिंट करवा देगा। 10 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, 50। और जब पेरीमीटर वाला फंक्शन कॉल होगा तो वो 10 और 5 को ऐड करवाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ी सी मज़ीद समझ आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास है, अभी इसकी तरफ थोड़ी देर बाद भी आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब देखें ये जो फर्दर क्लास है कैलकुलेटर के नाम से, इसमें अब हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे। इसमें अब हम लोग क्या है, कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे, ऐड का फंक्शन बना रहे हैं। उसको दो वैल्यूज दे रहे हैं, वो उसको ऐड करवा के रिटर्न करवा देगा। सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, उसको दो वैल्यूज दे रहे हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके रिटर्न करवा देगा। मल्टीप्लाई, सिमिलरली डिवाइड, डिवाइड के अंदर इफ की कमांड यूज की है ताकि डिनोमिनेटर को चेक कर लें, वो जीरो तो नहीं है, समथिंग ओवर जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास चार फंक्शन आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इन फंक्शंस को अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो देन कैलकुलेटर क्लास का मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कैलकुलेटर क्लास का मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या रख लिया, कैल्स के नाम से रख लिया, और आगे कैलकुलेटर। अब यहाँ पे मैं इनपुट आर्गुमेंट्स नहीं पास कर रहा, जैसे वहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर 10,6 पास, क्योंकि उसका हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए थे, लेंथ और विड्थ के नाम से। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग उसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो उसके आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो उसके आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। तो अब इस कैलकुलेटर कैल्स की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड का फंक्शन, ऐड के फंक्शन में अब आपको दो वैल्यूज पास करनी होंगी, एक्स वाई। एंड सिमिलरली सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, मल्टीप्लाई का फंक्शन और डिवीजन का फंक्शन, उन चारों की वो आपको आउटपुट दे देगा कोरोस्पोंडिंग। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलें अब थोड़ी सी और मजीद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये रेक्टेंगल क्लास आ गई। नेक्स्ट जो है,
इस क्लास के अंदर देखें एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे डबल अंडरस्कोर के साथ इनिट का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब है इस क्लास का कंस्ट्रक्टर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इस क्लास का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, नेम और ग्रेड पास कर रहे हैं। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, क्या नाम है। अब वो जो नेम है वो इंटरनल वेरिएबल नेम के पास चला जाएगा, ग्रेड इंटरनल वेरिएबल ग्रेड के पास चला जाएगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया है। जब भी इसका एक कंस्ट्रक्टर बनेगा या इसका वेरिएबल बनेगा, तो उस वेरिएबल को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मतलब अब आपकी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट एंटर होता है, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो वो काउंट क्या कर देगा, 1 कर देगा। पहले क्लास खाली थी, फिर दूसरा स्टूडेंट आता है तो उसके काउंट की वैल्यू को क्या कर देगा, 2 कर देगा। तीसरा स्टूडेंट आता है तो उसके काउंट की वैल्यू को क्या कर देगा, 3 कर देगा। तो इसका मतलब है जब जितनी मरतबा ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वेरिएबल बनाने के लिए, उतनी मरतबा ये काउंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। उतनी मरतबा अकाउंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अब उसके बाद डिस्प्ले के अंदर हम लोग सिर्फ उसकी स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट करवा रहे हैं। नाउ अब आप यहाँ पे देखें, स्टूडेंट 1 के नाम से हम स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। इसमें हमें दो वैल्यूज पास करनी है, एक नेम पास करना है और दूसरा आपने क्या पास करना है, ग्रेड। नेम की साइडों पे आपने इन्वर्टेड कोमास और ग्रेड की साइडों पे भी आपने क्या कर दिया, इन्वर्टेड कोमास। अब जब ये पहली लाइन चलेगी तो उस वक्त वो स्टूडेंट डॉट काउंट की वैल्यू को क्या कर चुका होगा, +1 कर चुका होगा। ठीक है, जब ये दूसरी लाइन चलेगी तो इसमें वो कंस्ट्रक्टर फिर से कॉल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, नेम को इमा कर देगा और ग्रेड को बी कर देगा। और स्टूडेंट काउंट की पहले वैल्यू 1 थी, तो 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपने कितने स्टूडेंट्स बनाए हैं, 2 स्टूडेंट्स बनाए हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2। वो किस तरह से बना रहे हैं, उस स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक काउंटर रख लिया है जो कि जितने स्टूडेंट्स एंटर करते जाएंगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर सिर्फ हम उसकी डिटेल को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, जब स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट करेंगे ना, फंक्शन कॉल करेंगे, तो उस केस में वो जॉन और ए को प्रिंट करवाएगा। जब स्टूडेंट 2 डॉट स्टूडेंट डिस्प्ले स्टूडेंट करेंगे तो उस केस में वो इमा और बी को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, देखें पहली लाइन के अंदर, पहली लाइन की वजह से जो प्रिंट करवा रहा है, स्टूडेंट नेम इज जॉन एंड इट्स ग्रेड आर ए। एंड सिमिलरली दूसरी लाइन की वजह से वो दूसरे स्टूडेंट की डिटेल को प्रिंट करवा रहा है, आपस में मिक्स नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई। हम इधर एक और वेरिएबल भी बना सकते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे करते हैं, अब देखें दो अभी तक वेरिएबल बनाए थे, तो अगली लाइन के अंदर हमने कहा कि स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट काउंट की तादाद को प्रिंट करें, तो 2 थे तो उसने क्या कर दिया, 2 प्रिंट करवा दिया। एंड सपोज करें मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे हम सपोज उसको जो है ना सी ग्रेड कर दें, और यहाँ पे उसका नाम जो है ना सपोज अहमद कर दें। ठीक है, और यहाँ पे ओबियसली उसका नाम भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब मैं अगर स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 की डिटेल डिस्प्ले करवा देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट 3 की डिटेल डिस्प्ले नहीं करवाता, लेकिन ये जो काउंट होगा वो कितना हो चुका होगा, 3 हो चुका होगा। पहले इसकी वजह से 1 हुआ होगा, इसकी वजह से 2, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके पास स्टूडेंट काउंट की तादाद क्या होगी है, 3 होगी है। लेकिन चूंकि मैं स्टूडेंट 3 को डिस्प्ले नहीं करवाया, तो इस वजह से उसकी डिटेल को वो यहाँ पे शो नहीं करवाया। समझ आ गई। अब यहाँ पे एक चीज फर्दर गौर करें कि आपने एक स्टूडेंट के लिए भी वही फंक्शन इस्तेमाल किया है, दूसरे स्टूडेंट के लिए भी वही फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरे स्टूडेंट, चौथे, पांचवें, 10वें तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें एक फंक्शन को बार बार इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ा हर बंदे के लिए, एक ही फंक्शन था, उसकी मदद से हमने क्या किया, तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये फंक्शंस का हमें फायदा है। ये कोर्स समझ में आ गया है। इस कोड के अंदर वो क्लास के कंसेप्ट के साथ साथ जितने उस क्लास के वेरिएबल्स बनेंगे उनको भी साथ वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। ठीक है, ये पहला वेरिएबल था, ये दूसरा वेरिएबल था, ये तीसरा वेरिएबल था। जितने वेरिएबल्स बनते जा रहे हैं उनको वो काउंट की वजह से क्या करता जा रहा है, काउंट करता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है छोटी सी एक एग्जांपल है। आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और फिर आप अमाउंट विदड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपका बैलेंस क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास है,
उसका ये कंस्ट्रक्टर है। जहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है डबल अंडरस्कोर INIT के नाम से, वो आप उस क्लास का क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इसमें आप दो चीज़ें पास कर रहे हैं, अकाउंट होल्डर का नेम पास कर रहे हैं और बैलेंस पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, बैलेंस जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो रख दी है। बैलेंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रख दी है, ज़ीरो। अगर आप यहाँ पे बैलेंस नहीं भी पास करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या ले लेगा, ज़ीरो ले लेगा। ठीक है। अब अगर बैलेंस पास कर देंगे तो जो भी बैलेंस पास करेंगे वो उसके पास स्टोर हो जाएगा थ्रू दिस। अब उसके बाद आप अगर डिपॉजिट करते हैं तो जो ऑलरेडी बैलेंस होगा उसमें नई अमाउंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो जो अमाउंट आप भेजेंगे वो ऑलरेडी बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये प्लस इक्वल का मतलब ये है कि प्रीवियस प्लस प्रीवियस प्लस जो आपके पास प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस अमाउंट आ जाएगी। यानी कि ये प्लस इक्वल जो है वो आप कह लें कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अमाउंट की फॉर्म में है। ये जो प्लस इक्वल का बटन है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है मैं इसको कमेंट्स में लिखूंगा, इज इक्वल टू, ये वही चीज़ है। यानी कि प्रीवियस जो बैलेंस था उसमें अमाउंट ऐड होगी तो नया बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। ये भी चीज यही और यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डिपॉजिटेड अमाउंट इतनी है और न्यू बैलेंस आपके पास ये वाला हो गया है। एंड सिमिलरली जब आप विथड्रॉ करेंगे तो विथड्रॉ करते वक्त वो पहले चेक करेगा कि क्या जो आप अमाउंट मांग रहे हैं वो आपके बैलेंस से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगी, सपोज आपके अकाउंट में 1500 पड़ा हुआ है और आप विथड्रॉ करवाने जा रहे हैं 1600 या 2000 विथड्रॉ करने, तो वो आपको नहीं विथड्रॉ करवाने देगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, अगर अमाउंट जो है वो बैलेंस से ज़्यादा है तो वो आपको कह देगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। अदरवाइज वो क्या करेगा, अगर आप 1500 अकाउंट के अंदर है और 1200 आप निकलवाना चाह रहे हैं तो देन वो क्या करेगा, 1200 निकलवा देगा और बैलेंस में से 1200 क्या कर देगा, माइनस कर देगा और प्रीवियस बैलेंस कितना रह जाएगा, 300 आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस। तो अब इसी चीज़ को आप हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अकाउंट का वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर ऑफ बैंक क्लास, बैंक अकाउंट क्लास। सो वहाँ पे जब जाएंगे तो हमें अकाउंट होल्डर का नेम और उसका बैलेंस पास करना है। LS पास कर दिया, नेम, और अमाउंट क्या पास कर दी, 1000 पास कर दी। यानी कि उसका स्टार्टिंग बैलेंस कितना हो गया, 1000 हो गया। अब उसके बाद अकाउंट में हमने वैल्यू डिपॉजिट की, डिपॉजिट कितनी की, 500। तो ऑलरेडी कितना था, 1000, 1000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 1500। उसका यानी कि बैलेंस कितना हो जाएगा, 1500। बाद में आप उसमें से 300 विदड्रॉ करते हैं तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, 1200 रह जाएगा। जब हम लोग 1500 विदड्रॉ करेंगे तो वो एरर देगा कि 1500 आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो यानी कि इस लाइन की वजह से उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 1500। इस लाइन की वजह से उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 1200। इसकी वजह से वो देगा कि आपका इनसफिशिएंट फंड्स है। ठीक है। तो पहली लाइन की वजह से जो आउटपुट आ रही है आपके पास न्यू बैलेंस 1500 हो गया। दूसरी लाइन की वजह से जो आउटपुट आ रही है 300 माइनस होने के बाद 1200 रह गया। और 1500 जब विड्रॉ कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि इनसफिशिएंट फंड्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। पहले में पहला जब किया तो 1500 हो गया, हाँ जी। सेकंड 300 विदड्रॉ किया है ना, 300 विदड्रॉ किया, वो 1200 रह गया, 1200 रह गया। फिर जब 1500 करेंगे तो 1200 में से 1500 तो नहीं निकल सकता, तो इस वजह से वो यहाँ पे आएगा 1500 1200 से क्या है, बड़ा है। तो वो कह देगा कि इनसफिशिएंट फंड्स है। 1200 अकाउंट के अंदर है, 1500 निकाल तो नहीं सकते उसमें से। ठीक है। तो वो आपको कह रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। बैंकिंग में भी यही, बैंकिंग में भी यही चीज़ है। यही ऐप की जो आपके पास है, आप ATM कार्ड इंसर्ट करते हैं बिहाइंड, ये इसी तरह के कोड इफ एल्स के साथ इस्तेमाल होएगा। हाँ जी, कोड लगे होते हैं। स्क्रीन जब आप बटन प्रेस कर रहे होते हैं तो उसके बिहाइंड इसी तरह के कोड्स होते हैं। अगर हमने ऐसा कोई बैंकिंग का बनाना है, ये रूल अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, इस तरह के रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है, एक छोटी सी एग्जांपल है पर्सन के नाम से। और ये अब आपके पास ये भी कंस्ट्रक्टर है और ये भी कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास कितने हैं, दो वेरिएबल्स हैं। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और फर्दर वो क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस का फंक्शन कॉल कर रहा है। ठीक है। सो जैसे ही आप इसके अंदर ये वाला एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हैं।
तो यानी कि आप 2 आर्गुमेंट्स वाले को भी कॉल कर सकते हैं और 4 आर्गुमेंट्स वाले को भी कॉल कर सकते हैं। इसको चला के चेक करते हैं, लेट्स सी कि अभी आउटपुट क्या आती है, फिर उसके मुताबिक इसको डिस्कस करते हैं। वो एक आपको यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अब उस एरर क्या दे रहा है, एरर को समझते हैं। कि वो कह रहा है कि इन इट जो है ना, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट। यानी कि इस जो ये जो पहली लाइन देखें, लाइन को समझें, पर्सन 1 के अंदर ये जो LS और 30 हमने पास किया ना, इसमें वो एरर दे रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, दो आर्गुमेंट्स मिसिंग है। दो तो आपने पास कर दिए हैं, दो मिसिंग है, लेकिन दो वाला तो ऊपर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। अब पाइथन के अंदर क्या होता है कि जब आप एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और उसके बाद दूसरी मर्तबा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो जो दूसरा कंस्ट्रक्टर होगा ना वही वैलिड होगा, जो पहले वाला कंस्ट्रक्टर होगा ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अब आप दो पे वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, तो इस जब आप इसको यूज़ कर रहे थे तो LS और 30 पास करते हैं, तो इस लाइन के अंदर वो आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। पर्सन 1 LS 30 के अंदर क्या दे रहा है, एरर। इस हालांकि वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन आपने चूंकि दूसरा कंस्ट्रक्टर भी बना लिया था जिसमें आपने आर्गुमेंट्स की तादाद क्या कर दी है, बढ़ा दी है। जिसमें आर्गुमेंट्स की तादाद क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो इस वजह से ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, आल दो प्रोग्रामिंग में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट ये इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा बना देंगे, जो थर्ड जो पहले वाले जो दोनों है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब उसका हल ये है कि सपोज आपने 2 आर्गुमेंट्स वाला पास करना है, तो इस एड्रेस को आप यहाँ पे वैल्यू दे दें, इनिशियल नन के तौर पे दे दें। ठीक है, नन वैल्यू दे दें। सिमिलरली कॉन्टैक्ट को भी आप इनिशियली क्या दे दें, नॉन दे दें। तो इन दिस केस वो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो इन दो के साथ वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू, आप जब एक कंस्ट्रक्टर के बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो पहले वाले को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, वो कहता है कि आपको जो चीज़ वैल्यू नहीं यूज़ करनी, उसको क्या कर दें, या तो 0 पास कर दें इनिशियली डिफॉल्ट, या फिर नन कर दें। ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, देखें उसने दिस टाइम एरर, मैंने एग्जीक्यूट किया है तो उसने अब एरर नहीं दी, बिकॉज इन दो वेरिएबल्स को मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी है, नन दे दी है। अगर सपोज किया मैं यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं देता, तो चूंकि ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है और पहले कंस्ट्रक्टर को वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इस वजह से वो मांगेगा एड्रेस और कॉन्टैक्ट की वैल्यू जो है ना वो आप दें। तो जैसे ही चलाएंगे तो वो कह रहा है कि जो है ना पोजिशनल आर्गूमेंट जो है ना वो एड्रेस और कॉन्टैक्ट की वो वैल्यूज मांग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर दोबारा से फिर देख लें, यानी कि एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि हम ये 2 आर्गुमेंट्स वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर इस कोड को चलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, या फिर जो मैंने आपको मेथड बताया वो वाला कर लें। ठीक है, अब इसमें हम लोग पर्सन क्लास के अंदर उसका नेम पास कर रहे हैं, एज पास कर रहे हैं, उसका डिपार्टमेंट पास कर रहे हैं और उसका कॉन्टैक्ट नंबर पास कर रहे हैं। और जो इंट्रोड्यूस का फंक्शन है वो सारी डिटेल को क्या करता है, प्रिंट करवाता है। पर्सन 2 के अंदर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अहमद और 25 पास कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हो सकता है वो दोबारा से क्या करें, वो आपको एरर दें। ठीक है, और उसको भी आप लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और आपस में जब भी 1 की मदद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे या 2 की मदद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो जिसके जरिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो उसी की डिटेल को क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। चले अब देखें ज़रा, सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें इस लाइन के अंदर इसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया है, हेलो माय नेम इज़ एलिस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। इसके बाद आपने ये इंट्रोड्यूस का फंक्शन कॉल किया, लेकिन जैसे ही इस लाइन के ऊपर आया तो उसने कहा फिर अगेन आप 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, तो 2 आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, तो इस वजह से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगेन वो इस लाइन के अंदर क्या कह रहा है, आपको एरर दे रहा है, और वही है कि आपने एड्रेस और कॉन्टैक्ट की जो है ना डिटेल नहीं पास की। तो अगर मैं इसको भी क्या करूँगा, यहाँ पे ला के वैल्यूज़ पास कर दूंगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से डिपार्टमेंट का नाम पास कर दूँ, सपोज मैथ पास कर देता हूँ, और यहाँ पे नंबर कोई पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। समझ आ गई। चलें अब फर्दर चलते हैं। ये कुछ होगी है, ये एग्जांपल होगी है जिसमें एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल क्लास की एग्जांपल होगी, स्टूडेंट की होगी है, बैंक अकाउंट होगी है। हाँ, इस एग्जांपल की तरफ थोड़ी देर बाद में आते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास है वो एम्प्लॉय के नाम से है, उसका कंस्ट्रक्टर है जिसमें नेम, सैलरी और पोजीशन पास कर रहे हैं। ठीक है, उसका बोनस कैलकुलेट होगा और उसकी इन्फो को आप प्रिंट करवा रहे हैं कि बोनस उसका जो है ना ईयरली 10% के लिहाज से उसकी सैलरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी डिटेल को डिस्प्ले करवा रहे हैं, और अगर आप बोनस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे करें, और इसको प्रिंट करवा लें, तो वो उसके आपको बोनस को भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, उसका सैलरी कितनी थी शुरू में आपने पुट की है 50,000, तो उसका जो 10% बनेगा वो कितना बनेगा, 5,000 बनेगा, तो उसका बोनस इतना आ गया। बाकी डिटेल आपके पास कुछ इस तरह से आ गई। समझ आ गई ये चीज़, सिंपल सी एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट जो है एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको हम लोग क्लासेस की दुनिया के अंदर इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। इनहेरिटेंस जैसे विरासत होती है ना, हमारे वालिद की विरासत हम तक आएगी, हमारी विरासत जो है वो हमारे बच्चों तक जाएगी। ठीक है, तो इस विरासत के कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। मतलब एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट की फंक्शंस को, फीचर्स को चाइल्ड जो है वो उसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उनको अपग्रेड कर सकता है जैसे वो अपनी चीज़ों को कर सकता है। मसलन वालिद ने गाड़ी ली है, आप भी नौकरी लग गए हैं, आपके पास पैसे आते हैं, आप वालिद की गाड़ी को सेल करके कुछ पैसे ऐड करके बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, मतलब वालिद का कोई फंक्शन था, आप उसको अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। वालिद के जो बैंक अकाउंट्स हैं या उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको आप भी क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको दोबारा से वालिद ने घर बनाया हुआ है, आपको भी घर, आपको दोबारा से घर बनाने की ज़रूरत नहीं, अनलेस के आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या आपकी ज़रूरत के मुताबिक फैमिली बड़ी होगी है etc। सो सिमिलरली पेरेंट जो क्लास है उसके फंक्शन को चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है उसी तरह से जैसे ये उसका अपना फंक्शन हो। सो यहाँ पे अब हमारे पास इनहेरिटेंस को हैंडल करने के लिए मेथड वही है, इसको बेस क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। और इसको हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो एनिमल क्लास के अंदर ये उसका कंस्ट्रक्टर आ गया और आपने उस एनिमल का नेम पास करना है। ठीक है, अब उस एनिमल की साउंड का फंक्शन है, यहाँ पे जस्ट पास पास कर दिया है, पास का वर्ड लिख दिया है। इसका मतलब है कि जो इसकी ड्राइव क्लास होगी ना, इस साउंड फंक्शन को अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब जो डॉग क्लास है वो उसको अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट करेगी, जो कैट क्लास है उसको अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट करेगी, और सपोज किया जो दूसरी एनिमल्स हैं, काउस हैं etc, वो उसको अपनी मर्जी से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। ये ओपन फंक्शन पड़ा हुआ है। अब जब यहाँ पे देखें थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। अब दिस टाइम हम लोग इसकी फंक्शन ब्रैकेट के अंदर एनिमल पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये डॉग चाइल्ड क्लास है या ड्राइव क्लास है, और एनिमल जो है वो आपके पास पेरेंट या बेस क्लास है, पेरेंट या बेस क्लास है। अब ये अपने अंदर आके साउंड के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रही है, और डॉग की जो आवाज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है, बार्क्स, हम लोग को बार्किंग कर सकता है डॉग, और उसका नेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सेल्फ डॉट नेम देखें। अब ये सेल्फ डॉट जो नेम है वो किस क्लास के अंदर है, एनिमल क्लास के अंदर है, उसको आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एनिमल के फीचर को आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, एनिमल क्लास के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। इसका मतलब है वो अपने पेरेंट की चीज़ों को यहाँ पे क्या कर सकता है, चाइल्ड यूटिलाइज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब सिमिलरली जो कैट क्लास है वो भी, उसकी भी पेरेंट क्लास कौन सी है, एनिमल है, वो भी साउंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो अपने नेम के साथ क्या करता है, वो आवाज निकालता है म्यूज के नाम से। ठीक है, सो जब आप लोग डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखें डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, लेकिन डॉग क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया। कंस्ट्रक्टर कहाँ पे बना हुआ है, पेरेंट क्लास के अंदर, तो वहां पे आप क्या पास कर रहे हैं, नेम। तो यानी कि जो कंस्ट्रक्टर या जो फंक्शन यहाँ पे बने हुए हैं, वही फंक्शन और कंस्ट्रक्टर हम लोग इस क्लास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास एनिमल है, इस क्लास के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि इस क्लास भी क्या है, पेरेंट है।
ठीक है। सो यानी कि सेल्फ डॉट नेम क्या हो जाएगा, बडी। और जब डॉग के जरिए आप साउंड का फंक्शन कॉल करेंगे तो डॉग का जो साउंड फंक्शन है वो क्या देगा कि बडी कैन बॉक्स। एंड सिमिलरली जब कैट के जरिए आप लोग कॉल करेंगे तो वो कहेगा कि विस्कर कैन म्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये वाला, ये वाला, ये हम लोग डॉग क्लास का वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है। अगर तो ये जो डॉग क्लास है, ये पेरेंट इसकी ये ड्राइव क्लास ना होती, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, खाली ब्रैकेट्स पास करते, ये वाली चीज़ इन्वर्टेड कॉमास में ना पास करते, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ। ठीक है। अब चूंकि इसकी पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में आप लोग क्या पास कर रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब डॉग क्लास का वेरिएबल बनेगा तो उसका कंस्ट्रक्टर उसकी पेरेंट वाला यूज होगा। ठीक है। तो उसमें वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर उसकी पेरेंट वाला इस्तेमाल कर रहा है। एंड सिमिलरली कैट के लिए भी उसकी पेरेंट यानी कि एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर जिसमें एक आर्गुमेंट पास करना है वो यूटिलाइज हो रहा है। तो डॉग के जरिए जब वो साउंड निकालेगा तो बडी बार्क्स एंड विस्कर कैन म्यूज। ठीक है। तो ये अब आपके पास छोटी सी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये सेट वगैरह की कमांड्स हैं। ये अब आपके पास जो है ना, ये कोड आप हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। किसी नंबर का जो है ना फैक्टोरियल लेना, ये किया हुआ है ना हमने। अब उसका फैक्टोरियल लेना है, अब उसको फंक्शन की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर लिया है कि अगर वो पहले तो वो नंबर को चेक करे कि प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम होगा तो देन उसका फैक्टोरियल ले ले। नंबर को पहले चेक करे कि प्राइम है या नहीं है। अगर वो प्राइम होगा तो देन वो क्या कर लेगा, उसका फैक्टोरियल ले लेगा। नाउ यहाँ तक ये जो कोड है वो क्या करता है, चेक करता है कि प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम होगा तो पी की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो वो यहाँ पे आके ट्रू के केस में उसका फैक्टोरियल ले लेगा और प्रिंट करवा देगा। अदरवाइज वो कह देगा कि जो नंबर है वो नॉट प्राइम है। तो यहाँ पे आप 6 दे रहे हैं तो 6 नॉट प्राइम है, इस वजह से उसका फैक्टोरियल नहीं दे रहा। सो जैसे ही मैं इसको दोबारा से कॉल करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 7 पास करता हूँ तो 7 प्राइम नंबर है, तो देन उसका वो क्या कर देगा, फैक्टोरियल दे देगा। 7 इज प्राइम नंबर, द फैक्टोरियल ऑफ 7 इज इक्वल टू 5040। एंड सिमिलरली हम लोग यूजर से वैल्यू लेके उसको क्या कर सकते हैं, इस प्राइम फैक्टोरियल वाले फंक्शन में पास कर सकते हैं। मसलन अब इसके जरिए वो क्या करेगा, यहाँ से मुझसे नंबर मांगेगा। सपोज मैं 12 पास करता हूँ तो 12 आपके पास नॉन प्राइम नंबर है, तो अब इसका वो फैक्टोरियल प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सपोज किया मैं यहाँ पे 13 पास कर देता हूँ तो 13 प्राइम नंबर है, तो 13 का जो है फैक्टोरियल वो आपके सामने प्रिंट करवा देगा। ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा, एक नंबर का फैक्टर प्राइम चेक किया था, एक से ज़्यादा नंबर्स का हमने प्राइम चेक किया था लिस्ट की फॉर्म में। तो अब आपके पास अगर लिस्ट है तो लिस्ट में से पहली वैल्यू को चेक करना वो प्राइम है या नहीं है। दूसरी वैल्यू को चेक करना, अगर प्राइम होगा तो देन उसका साथ ही फैक्टोरियल ले लेगा। ठीक है। तो इस फंक्शन को दिस टाइम हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एक लिस्ट पास कर रहे हैं। ये जो फॉर लूप लगी हुई है वो इस लिस्ट में से एक नंबर उठाएगी, उसको चेक करेगी कि प्राइम है या नहीं है। अगर प्राइम होगा तो देन वो उसका क्या कर लेगा, फैक्टोरियल ले लेगा। अदरवाइज वो क्या करवा देगा, कह देगा कि वो जो एन है वो नॉट प्राइम है। फिर उसके बाद इस लूप की वजह से दूसरा एन उठाएगा और फिर उसको चेक करेगा प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम है तो देन वो क्या करेगा, उसका फैक्टोरियल ले लेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये तमाम लिस्ट के अंदर तमाम नंबर्स को चेक करेगा। जैसे ही हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कह रहा है कि 4 इज नॉट प्राइम, तो इस वजह से उसका फैक्टोरियल नहीं लिया। 3 इज प्राइम तो उसका फैक्टोरियल ले लिया। 8 नॉट प्राइम है, 11 प्राइम है तो उसका फैक्टोरियल ले लिया। 23 प्राइम है, उसका फैक्टोरियल ले लिया। 28 नॉट प्राइम है, 45 नॉट प्राइम है, 67 प्राइम है तो उसका फैक्टोरियल एक लार्ज नंबर आ रहा है। ठीक है। और 87 जो है वो नॉट प्राइम है। समझ आ गई ये चीज़ कि नहीं आई। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है।